हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन हमारे इंटरमीडिएट छात्रों के लिए है जो 2023 में बैठने वाले हैं। 2023 के लिए जो तैयारी अपनी कमर कस रहे हैं उन्हीं के लिए रसायन विज्ञान से संबंधित आज का पेपर है। जो आपका अनुसार नंबर सेट जो अनुसार केमिस्ट्री का बनाया गया है वो सेट 5वां यानी 5th सेट आपके लिए तैयार किया गया है, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो 4 सेट इससे पहले आपको हल करा दिया गया है, तो ये 5वां सेट आपके लिए लेकर के हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में, जहां आप वहीं पर अपने हाथ पांव हिलाएं और देखें कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला सवाल। आपके सवाल नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट पूर्णांक 70 ये समय है। पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए जाते हैं और सही विकल्प चुन करके आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का पहला सवाल। जी हाँ, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का पहला सवाल। निम्न में किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है? जी हाँ, आपको बताने हैं कि किस अणु के केंद्रक परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो देखिए दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाएं और एक एक प्रश्न को नोट करते रहें, ताकि आप में कोई संशय ना रहे और अपने ग्रिप मजबूत करते रहें। तो जी हाँ, बताइए पहला क्वेश्चन का खंड का कौन सा ऑप्शन सही है? किस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं? तो ऑप्शन है आपका अमोनिया। वेरी गुड, NH3 अमोनिया पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका खा खंड करा शून्य कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है? तो शून्य कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक आपको इससे पहले वाले में भी समझाया गया है। तो क्या है? तीसरा ऑप्शन आपका सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, कौन सा डाई सैकराइड्स है ये आपको बताना है। कौन सा डाई सैकराइड्स है? तो ये है आपका तीसरा ऑप्शन सुक्रोज। अगला है आपका 180 ग्राम जल में कितने मोल होते हैं? 180 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 18 धामा 108 यानी 10 मोल। कितना? 10 मोल, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता। अब देखिए क्वेश्चन को बढ़ाना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका तन्यता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या करती है? घटती है। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और ये रहा आपका लास्ट ऑप्शन। ये अगला क्वेश्चन है जो आपके विकल्प का अंतिम क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन, पोटेशियम सल्फेट है कैसा है? पोटेशियम सल्फेट कैसा है? आपका सहसंयोजक ठोस है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके इतने क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपका कल कंफर्म हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं लिखित परीक्षा में जो आपको लिखने हैं उत्तर, एक नंबर 2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपको ले चलते हैं। चलिए देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन जो लिखने वाला है आपका। चांदी घनीय समृद्ध संकुल सीसीपी जालक बनाती है। इसके क्रिस्टल की एक्स किरण जांच से ज्ञात हुआ कि इसके एकक सेल के कोर की लंबाई 408.6 pm है। तो चांदी के घनत्व की गणना करना है आपको। ठीक है, तो चांदी के घनत्व की गणना यानी डी आपको निकालना है। तो ये रहा आपका उत्तर बिना संकोच के, D = Z × M/R ये क्यूब इंटू N ये है ना। चांदी के संकुलन सीसीपी जालक के लिए Z = 4। तो चांदी का परमाणु भार M आपको दिया हुआ है कितना? 0 M = 107.9। तो कोर की लंबाई कितना? 408.6 पिकोमीटर। पीएम आपको दिया ही है, पिकोमीटर बराबर आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। और ये डी बराबर आप मान रख देंगे। ये जो डी का मान है ये आप यहाँ पर रख देंगे और डी का मान आपका निकल आएगा। कैलकुलेशन करिए, अपनी धार तेज रखें क्योंकि कैलकुलेशन में आपको तेज रखना होगा भैया। कैलकुलेशन करते रहो और ये आपका डी बराबर निकला है 10.50। ठीक है, ये रहा आपका आंसर।
अगले आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, तो इसका प्राशरण दाब क्या होगा? तो ये है प्राशरण दाब बराबर पाई बराबर WB/MB इंटू 1000/V इंटू R इंटू टी, है ना। ये आपका सूत्र है, दिया है विलेय का द्रव्यमान आपका कितना है 0.45, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना है 180, जल विलायक का आयतन कितना दिया हुआ है 150, तो R बराबर आप मान गणना कर लीजिए। टी यहाँ पर देखिए आपको केल्विन में बदलने के लिए जितना भी डिग्री सेल्सियस है तो उसको आपको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा 273 में। तो पाई बराबर पाई का मान रखेंगे 0.47/180 इंटू 1000/250 गुणे आप आर का मान टी का मान रख देंगे, आपका पाई का मान निकला ये, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करना है आपको, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि देखिए भैया ऐसा है कि मेहनत करते रहो और अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। अभ्यास करते करते आपको सभी चीज़ें जो आपको दिखती है कि बहुत ही मुश्किल है, सब आसान हो जाएगा, लेकिन आपको अभ्यास करना होगा, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल EMF इक्वल टू E कैथोड माइनस A एनोड, ये आप सूत्र लगाएंगे, आप क्रिया कर देंगे, रख देंगे, माइनस प्लस 0.80 माइनस ब्रैकेट माइनस 0.40 रखेंगे, प्लस आपका आ जाएगा 1.20, ठीक है, वोल्ट। तो मेहनत करते रहेंगे तो कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए कभी किसी का गुणगान नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को जानें और मेहनत करें। अगला है क्वेश्चन, नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं क्यों? यानी डेल्टा निर्माण की क्रिया को आपको समझाना है। तो डेल्टा निर्माण समुद्र व नदी के मिलने के स्थान पर रेत या मिट्टी के विशाल भंडार एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और इसको क्या कहते हैं डेल्टा। डेल्टा निर्माण की क्रिया नदी के जल में मिट्टी तथा कण के कोलाइडी कण रहते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। क्लियर? समुद्र के जल में धनावेशित आयन जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन इत्यादि होते हैं। जब नदी का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो नदी जल में उपस्थित मिट्टी के रेत के कणों का ऋणावेशित समुद्री जल के धनावयन यानी धनावेशित आयनों के द्वारा नष्ट हो जाता है। इस कारण इसका अस्कंदन हो जाता है और एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 17.1 ग्राम सुक्रोज को, जिसका अणुभार सुक्रोज का कितना है 342 को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक के अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल का मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। आपको दिया है सुक्रोज का भार कितना है 71.1, सुक्रोज का अणुभार कितना दिया हुआ है 342, ब्लैक जल का भार कितना है आपका 100 ग्राम, आप रख देंगे मान। डेल्टा टी बराबर अवनमन ताप बराबर कितना है 0.993 डिग्री सेल्सियस, आप सूत्र पर रखते जाएंगे, ठीक है, सूत्र पर रख दीजिए और आपका आंसर निकलेगा 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कोलराउस का प्रभाव लिखिए। कोलराउस किससे कहते हैं? कोलराउस इफेक्ट, कोलराउस नियम। तो देखिए कोलराउस द्वारा प्रस्तावित आयनों के स्वतंत्र अपगमन के नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्य के अनंत तन्यता पर मोलर चालकता लैम्डा m के धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत तन्यता पर मोलर चालकताएं का कुल योग होता है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। देखिए हम समय ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि आप जो है मेहनत करें और जो है ये क्या कहते हैं ज़्यादा समय अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो ज़्यादा समय का बन जाएगा, इसलिए पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको। तो इसलिए आप भी पढ़ते रहें और हम तो चलते ही हैं। तो ध्यान में रखें कि जो है
जल्दी से जल्दी वीडियो बनाना है, यानी कम समय में ज़्यादा चीज़ आपको देना है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग लिखे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में उच्च विद्युत धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों को उनके लवणों के विलयन से विस्थापित कर देते हैं, जैसे जिंक कापर सल्फेट के विलयन से कापर को विस्थापित कर देता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन से नीचे स्थित धातुओं के ऑक्साइड का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण देकर समझाइए कि कापर धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके किस प्रकार भिन्न उत्पाद दे सकती है। तो कापर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की प्रयोग की जाने वाली सांद्रता निम्न प्रकार है। कापर धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड देता है। ठीक है, ये Cu प्लस एट HNO3 गिव्स आउट करेंगे तो कापर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, +2 नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाएगा और जल बनेगा। कापर से क्रिया करेगा, कापर धातु HNO3 के साथ में क्रिया करेगा तो नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 बनेगा। ठीक है, कापर के साथ में नाइट्रिक अम्ल किससे क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। संक्रमण तत्व को समझाइए और इसके दो प्रयोग लिखना है आपको। संक्रमण तत्व को समझाइए और इसके दो प्रमुख उपयोग यानी गुणधर्म लिखना है। तो आपको संक्रमण तत्व बताने हैं कि वह तो जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व यस तथा पी के मध्य में स्थित होता है, इसलिए इसे कौन सा तत्व कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, सामान्य रूप से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 माने D 1 से 10 तक, Ns 0 से 2 तक होता है। संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी 3D श्रेणी के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार है, ये आपको दिखाया गया है। ये इसके गुण देखिए, पहला है संक्रमण तत्वों के आयरन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय परिलक्षित करते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण परिलक्षित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बराबर N Bm। ठीक है, N क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, Bm क्या है, यह बोर मैग्नेटॉन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न अपक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये अपक्रिया है और इस अपक्रिया में बताना है कि CH3NH2 गिव्स आउट क्या, ये आपको बताना है। ये बना आपका CH3OH मिथेनॉल, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में अपक्रिया किया तो P क्या बना, फिर पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में क्रिया किया तो कार्बन C क्या बना। ठीक है, और अंतिम में बना है C2H5। ठीक है, एथिल एमीन। तो देखिए क्या होता है, ये है C2H5 CH3NH2 जब अपक्रिया करता है तो ये क्या है आपका NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, ये वाला क्या है, ये बराबर है Na2, ये NaNO2 प्लस HCl, तो ये बनेगा आपका मेथेनॉल। और मेथेनॉल जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो OH हटेगा, Cl इसमें सटेगा तो बनेगा CH3Cl यानी मिथिल क्लोराइड। और मिथिल क्लोराइड जब पोटेशियम साइनाइड के साथ में क्रिया करेगा तो क्या बना, ये CH3CH, और ये जब CH3CH जब क्रिया करेगा HCl की उपस्थिति में तो बनेगा एथिल C2H5NH2। ठीक है, ये बना आपका, यहाँ पर बताया गया है ये बराबर आपका ये है, B बराबर ये है, C बराबर ये है। ठीक है, ये चीज़ें सभी आपको बता दिया गया है, ये BCD। क्लियर, यह है संपूर्ण अपक्रिया आपकी। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कैसे बनाएंगे, केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है। टेफ्लॉन, नायलॉन 6 और बाकेलाइट, इन तीनों को बनाएंगे, आपको एक एक नंबर मिलेगा, लेकिन क्या है कि केवल रासायनिक समीकरण में देना होगा। तो हम पहले चलते हैं टेफ्लॉन पर। टेफ्लॉन बनाने में देखिए
टेफ्लॉन में टेट्राफ्लोरोएथीन है, ठीक है। टेट्राफ्लोरोएथीन को उत्प्रेरक के साथ में प्रयोग किया तो टेफ्लॉन बना। देखिए बनाने की विधि में टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथीन को मुक्त मूलक अथवा परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करके उत्पादित करते हैं, ठीक है। उपयोग भी आपको दिया गया है कि यह रासायनिक रूप से सक्रिय अक्रिय और संक्षारक अपक्रमों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है। इसको तेल, सीलों तथा गैस्केटों के बनाने और न चिपकने देने वाली सतह से लेपित बर्तनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा बता रहा है कि नायलॉन 6 कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। जब इसका ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा, ठीक है। फिर ये NaN से क्रिया करेगा तो साइक्लोहेक्सेन ऑक्सीजन बनेगा ये। फिर ये H2SO4 से क्रिया करेगा तो बनेगा ये कैप्रोलैक्टम बनेगा। और फिर इसका जब फिर अब क्रिया करेगा तो बनेगा नायलॉन 6, ठीक है। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, ठीक है। ये क्रिया आपकी हो गई नायलॉन 6 की। अगला अब पूछ रहा है कि बैकेलाइट कैसे बनेगा। तो देखिए बैकेलाइट है फिनाल जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ में क्रिया करेगा तो आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल बनेगा, ठीक है। आपको देखिए बेंजीन पे आपको याद रखना ज़रूरी है कि ये इस पोजीशन को आर्थो पोजीशन कहते हैं, इसको मेटा और इसको पैरा। ये पैरा पोजीशन है, ये मेटा पैरा है, ये आर्थो है, ठीक है। यानी ओमपुरी याद रखो भैया। कौन सी पुरी? ओमपुरी। ये तो पहला कार्बन हो गया, ये आर्थो, ये मेटा और ये पैरा। यहाँ पर कोई चीज़ भी होगी तो पैरा कहा जाएगा, ये मेटा और ये आर्थो। इस पोजीशन को आपको ध्यान में रखना है। तो जब क्रिया करता है तो यहाँ पर आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजीन अल्कोहल बनेगा। फिर ये अब क्रिया करेगा तो यहाँ पर पैरा हाइड्रॉक्सी, देखो OH समूह यहाँ आ गया नीचे तो पैरा समूह हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये बना आपका बैकेलाइट। ये बैकेलाइट बनाने को आप सीख लीजिए, 1-2 बार बनाएंगे आराम से आपके समझ में आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आणविकता एवं अपक्रिया की कोट में अंतर बताइए। आणविकता और अपक्रिया की कोट में अंतर है। तो देखिए क्या है, पहला अपक्रिया की कोट बता दे रहे हैं। किसी अपक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों के घातों का योग उस अपक्रिया की कोट कहलाती है, ठीक है। और अपक्रिया तथा अपक्रिया की कोट में अंतर देखिए ये आपको दिया गया है। यह एक सैद्धांतिक मान है। अपक्रिया की आणविकता में बताया गया कि एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है। एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अपक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। ये अगला ये बताया गया यह एक प्रायोगिक मान है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घात के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनका मान शून्य नहीं हो सकता, इसका मान शून्य हो सकता है। ये सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2, 3 होती है। इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। और इसका मान सदैव धनात्मक होता है, इसका मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें मेथिल एसीटेट के अम्लीय विलयन में जलापटन से अपक्रिया में अधिक में होती है, अर्थात समय जल के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अपक्रिया की कोट 1 है। जब इस अपक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक अणु भाग लेते हैं तो इसकी आणविकता 2 हो जाती है। फिर एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अपक्रिया का 90% पूर्ण कर लेगा। तो अपक्रिया की जो प्रथम कोट के अपक्रिया के लिए आपका सूत्र जो है K बराबर 0.693/T½ इक्वल टू, तो आप T½ कितना दिया है 60 मिनट है ना, 60 दिया हुआ है तो आप उसके मान पर रख देंगे। तो फिर K बराबर आपका निकल आएगा, K बराबर होगा 0.303T log 10 1/1 - x, ठीक है। आप मान रखते जाएंगे, इसका मान निकल आएगा आपका 199.39। क्लियर। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि की रासायनिक विधि समीकरण देते हुए संक्षिप्त में वर्णन करना है। लेड एसीटेट के साथ में अपक्रिया भी करनी है आपको, ठीक है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl बनाना है आपको। देखिए कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण सोडियम क्लोराइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया करके बनाते हैं। NaCl प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, NaCl प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को जब क्रिया करते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट बनता है और HCl आपकी निकल जाती है ना। फिर क्या करते हैं कि सोडियम बाइसल्फेट को NaCl से क्रिया कराते हैं तो आपकी HCl गैस बनती है। HCl गैस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि आपको चित्र में दिया गया। फ्लास्क में लगी हुई निकास नली के बाहर निकले सिरे पर रबड़ की नली के द्वारा एक साधारण फनल जोड़ देते हैं तथा फनल का कुछ भाग बीकर में भरे जल में डुबो देते हैं। HCl गैस सर्वप्रथम निकास नली तत्पश्चात फलन से होती हुई जल में पहुंचती है और वहां विलय होकर के HCl अम्ल बनाती है, ठीक है। ये आपका चित्र है। लेड एसीटेट से आपको अपक्रिया भी बताया गया है। देखिए फिगर आपको बनाने हैं, इतने ही फिगर बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाए। लेड एसीटेट से अपक्रिया करेंगे तो लेड एसीटेट से जब अपक्रिया करेंगे आप HCl की तो आपका बनेगा एसिटिक एसिड CH3COH। उपयोग में देखिए क्या है, इससे क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड, ग्लूकोज आदि के उत्पादन में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, जो है हर दृष्टि से हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। IUPAC का पूरा नाम हाँ आ गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। देखिए बच्चा आपको नाम भी याद रखना होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कभी कभी तो फुल फॉर्म ही पूछ लिया है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि IUPAC का पूरा नाम। अब आपको बताना है निम्नलिखित का IUPAC नाम क्या। तो देखिए पहला है आपका, देखिए ये पहला और दूसरा है CO NH3 का होल 5 Cl2। तो देखिए एमीन है, NH3 अमीन होता है। कितने अमीन है? 5 अमीन है। तो पेंटा अमीन क्लोरो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। और दूसरे का है, इसमें देखिए अमीन है तो डायमीन क्लोरो टेट्रा डायमीन क्लोरो नाइट्रो, ये NO2 है ना, ये NO2 है तो नाइट्रो, PT लगाए तो प्लेटिनम, और यहाँ पर बैलेंस कितनी है? 2, तो आपका हो गया प्लेटिनम 2। तीसरा कह रहा है, ये अगला कह रहा है कि NH3 का होल 6 Cl2। तो एमीन कितना है? 6, तो हेक्सा एमीन निकल और बैलेंस 2 जाएगी, 2 क्लोराइड। तीसरे का चलिए, जल को एक्वा कहते हैं और 6 की मात्रा है, यहाँ पर होल 6 है तो हेक्सा एक्वा मैंगनीज सेकेंड, है ना। अगला देखें, अगले वीडियो में हम आपको नॉमेनक्लेचर ही पढ़ा देंगे, किस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो हम नॉमेनक्लेचर के बारे में एक वीडियो लाएंगे, आपको वहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित का IUPAC नाम आपको इसमें भी लिखना है। देखिए लिखा है K4, ये K4 बड़ा ब्रैकेट है आपका NI साइनाइड का 4। तो साइनाइड के 4 है यानी टेट्रा। देखिए इसमें संख्या में जब 1 2 होगा तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा, है ना, ये होता है। तो यहाँ पर 4 साइनाइड कितने हैं? 4। तो टेट्रा साइनाइड किससे जुड़ा है? पोटेशियम। तो पोटेशियम टेट्रा साइनोनिक्लेट, है ना, निकल से जुड़ा है। यहाँ पर देखिए दूसरे का क्या नाम है? CuEN का होल ट्वाइस Cl2 ब्रैकेट के बाद में Cl। तो यहाँ डाइक्लोरो 20 कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, है ना, ये है आपका। अगला है CrNH3 का होल 5 यानी पेंटामीन कार्बोनेटो क्रोमियम, है ना, ये आपका कार्बोनेटो क्रोमियम ये। और निम्नलिखित IUPAC का IUPAC नाम यहाँ पर देखिए एमीन ट्राई अमीन, ये इसका देखिए ट्राई अमीन 3 अमीन है ना, तो ट्राई अमीन, फिर ट्राई क्लोरो क्रोमियम थर्ड। और ये आपका लास्ट वाला है K3FeC2O4 का होल 3 है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो
फेरेट, है ना, ये आपका इस तरह से नाम है। तो ये आपको IUPAC नाम लिखने को आएगा। तो IUPAC आपका तो 4 नंबर का ज़रूर, तो हम तो ज़्यादा ही दे दिए हैं, लेकिन 4 नंबर तो आपके लिए फिक्स है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाले रासायनिक परीक्षण बताइए, रासायनिक समीकरण दीजिए। ये आप कह रहा है ल्यूकास परीक्षण क्या है, कितने प्रकार के यौगिकों की पहचान करने में उपयोगी है। तो आपको पहले ल्यूकास परीक्षण देना है। निर्जल जिंक क्लोराइड तथा शांत HCl का 1:1 मिश्रण ल्यूकास अपक्रमक कहलाता है। यह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण में कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकास अपक्रमक मिला करके मिश्रण को हिलाते हैं। एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, जो परीक्षण विलयन को धुंधलापन उत्पन्न करता है। धुंधलापन करने में लगे समय के आधार पर इसकी पहचान इस प्रकार की जाती है। तृतीयक एल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करेगा, द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेगा। यानी धुंधलापन उत्पन्न करने के आधार पर ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की पहचान होती है। और जो प्राथमिक एल्कोहल है वो धुंधलापन नहीं दर्शाता है, यानी एल्कोहल साधारणतः पर धुंधलापन नहीं दिखाता, परंतु गर्म करने पर धुंधलापन हो जाता है। क्लियर। एथिल एल्कोहल का विरचन मतलब बनाने की विधि, विरचन माने बनाना, बनाने की विधि में क्या है, एथिल एमीन के साथ में जब आप HNO2 से क्रिया करते हैं तो C2H5NO2 बनेगा, ठीक है, एथिल एमीन बनेगा। फिर यहाँ पर देखिए एसिटिलीन लिंडार अपक्रमक पर अपक्रिया करेगा तो एथिलीन बनता है, और एथिलीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अपक्रिया करेगा तो एथिल अल्कोहल बनेगा। एथिल अल्कोहल की आयोडीन के क्षारीय विलयन के साथ में अपक्रिया, एथिल अल्कोहल जब आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अपक्रिया करता है तो CH3 यानी आयोडोफार्म बनता है ना। ये सूत्र किसका, आयोडोफार्म का है, ये CH3 आयोडोफार्म, सोडियम आयोडाइड ये बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। या एथिल अल्कोहल बनाने की विधि आपको बताने हैं। तो ये है आपका एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। हेलोएल्केन के एथिल हैलाइड की क्रिया NaOH के साथ में कराने पर एथिल अल्कोहल बनता है, ठीक है। ये देखिए ये आपका एथिल आयोडाइड है, ये आपका एथिल आयोडाइड है, और एथिल आयोडाइड से जब NaOH से क्रिया करेंगे तो OH क्या हो जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा और I निकल जाएगा, सोडियम I अलग हो जाएगा तो बनेगा एथिल अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड के अपचयन से एसिटल्डिहाइड के या ईथर या हाइड्रोजन लेड PD प्लेटिनम की उपस्थिति में अपक्रिया करेगा तो अल्कोहल बनेगा, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल का द्वितीयक अल्कोहल में परिवर्तन, प्राथमिक अल्कोहल का द्वितीयक अल्कोहल में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए ये आपका प्राथमिक अल्कोहल है, ये आपका द्वितीयक अल्कोहल में यहाँ पर अपक्रिया कराते हैं एल्कीन से, ये अपक्रिया कराएंगे तो आपका द्वितीयक अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर परीक्षा में इसके जितने भी अपक्रियाएँ हैं, महत्वपूर्ण अपक्रियाएँ ये पूछी जाती हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इस पर जिक्र किया है, तो इस पर कोई खास बात नहीं करनी है, लेकिन आपको बताना है एडरोल संघनन, कनिजारो अपक्रिया, HBZ अपक्रिया, क्रीमेंसन अपक्रिया, ये सब आपको पढ़ लेना है। और 2 नंबर तो आपको यूँ ही उठा लेना है, बिल्कुल सहजता के साथ में, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कठिनाई नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये आपके हर वक्त पूछे जाने वाले सदाबहार नगमा है आपके लिए, ठीक है। तो सदाबहार नगमा को आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO है ना, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना। प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रभावित करने पर मेथिल अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये मेथिल अल्कोहल ऑक्सीकृत करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, एक गोलपेंदी, ये देखिए आपका एक फिगर है, तो फिगर को कहना होगा क्या किया आपने, एक गोलपेंदी के फ्लास्क मेथिल अल्कोहल को लेकर के जल उष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर तथा प्लेटिनम एस्बेस्टॉस को रक्त तप्त होने तक
गर्म करते हैं। फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर मिथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। रक्त तत्व प्लेटिनम एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर के मिथिल अल्कोहल की वाष्प द्वारा वो फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिससे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ये ठीक है। फिगर आपको याद कर लेना है, आपको बनाने हैं। रासायनिक गुण देखिए, पहला फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया SHO जब ये NaHSO3 से क्रिया करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा। अमोनिया से क्रिया करेगा फॉर्मल्डिहाइड तो यूरोट्रोपिन बनेगा। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करेगा तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा। कास्टिक सोडा के साथ में क्रिया करेगा तो ये बनेगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि बताइए। HNO3 आपको बनाने हैं, या ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, आपको यह है ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाना। ओस्टवाल विधि में प्लेटिनम तो अमोनिया को जब 5O2 के साथ में प्लेटिनम जाली के साथ में क्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को वायु के ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऑक्साइड में ऑक्सीकरण करके इसे जल में अवशोषित करने पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ये देखिए आपका ये 2NO + O2, तो 2NO2 बनेगा। 2NO2 को जल में आप क्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, विधि देखिए, विधि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधि में अमोनिया तथा शुद्ध वायु 1:9 के मिश्रण को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम उत्प्रेरक युक्त उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। 95% अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो जाता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकलने वाली गैसों को एक ऑक्सीकारक टावर में प्रवाहित करते हैं, जहां नाइट्रिक ऑक्साइड वायु की ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके पश्चात NO2 अवशोषण टावर में जल में अवशोषित होकर के तब नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये आपको बनाने हैं फिगर। ठीक है, फिगर आपको बहुत ही जरूरी है बेटा, क्योंकि फिगर नहीं आप बनाएंगे तो क्वेश्चन को अधूरा माना जाएगा। इसलिए आपको बहुत ही जरूरी है फिगर को अभ्यास करना और आपको फिगर बना करके नॉमिनेशन करना। ठीक है, चलिए अगला है अम्लराज के निर्माण में। इसको अम्लराज भी कहते हैं। 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को परस्पर मिला करके अम्लराज बनता है। ठीक है, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बनेगा। अब क्रिया देखिए, टिन के तन नाइट्रिक अम्ल के साथ में क्रिया अमोनिया नाइट्रेट स्टेनस नाइट्रेट बनाता है। ये अब क्रिया आप करते रहें। ये नाइट्रिक अम्ल की जो अपक्रिया है वो फास्फोरस के साथ में, देखिए जब फास्फोरस के साथ में अपक्रिया करेंगी तो फास्फोरिक अम्ल बनेगा। सल्फर के साथ में अपक्रिया करती हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। आयोडीन के साथ में अपक्रिया करते हैं तो HiO3 बनेगा। जिंक के साथ में अपक्रिया करते हैं तो जस्ता के साथ में जिंक डाइनाइट्रेट बनेगा, है ना। कॉपर के साथ में अपक्रिया करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा। यहाँ पर जिंक नाइट्रेट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज में CO, CHO तथा 5 समूह की उपस्थिति की पुष्टि क्रियाओं के समीकरण द्वारा कीजिए। अर्थात बता रहा है कि इसमें CO समूह और CHO समूह कौन होते हैं, ये आपको बताने हैं। तो आपको सूत्र बताना है। ये देखिए आपको लिखना है, ये एल्डिहाइड देखिए आपको कहना है कि वह समूह जिसमें ग्लूकोज की ब्रोमीन से जल अपक्रिया कराने पर ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये देखिए ग्लूकोनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सिल समूह ग्लूकोज की एसिटिक क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसिटिक एसिड बनता है। ग्लूकोज पेंटा एसिटिक एसिड बनता है, ये पुष्टि करता है। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के 2 रासायनिक परीक्षण, फ्रक्टोज के परीक्षण सेलिबेनॉफ परीक्षण या ग्लूकोज का परीक्षण, ये आपको लिखना होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की संरचना का सविस्तार वर्णन कीजिए। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन संरचना की आकृति ये देखिए, प्रोटीन प्राथमिक संरचना में किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल के जोड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन के प्राथमिक संरचना कहलाता है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, किसी प्रोटीन के द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये संरचना दो प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, यानी बीटा प्लीटेड की शीर्ष संरचना। अल्फा हेलिक्स देखो, अल्फा हेलिक्स संरचना में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दक्षिणावर्ती पेंच के समान मुड़ी रहती है। इसमें प्रत्येक अमीनो अम्ल अवशिष्ट NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित समूह के साथ में हाइड्रोजन आबंध बनाता है। अल्फा हेलिक्स संरचना 3-6 से 13 हेलिक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये बीटा प्लीटेड शीर्ष संरचना, ये है आपका प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन फलस्वरूप तृतीयक रचना प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की होती है। पहला है प्रोटीन की चतुस्संरचना। कुछ प्रोटीन के चतुस्संरचना भी होती हैं जिनमें दो या अधिक एकल प्रोटीन परस्पर मिलकर के एक पुंज का निर्माण कर लेती हैं। प्रोटीन के अस्थायित्व क्या है? प्रोटीनों का स्थायित्व करने वाले कारक निम्न प्रकार हैं। पहला है आयनिक आबंध या लवण आबंध, हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोफोबिक आबंध और डाइसल्फाइड आबंध। अब देखिए, आपको ये बताने हैं कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, इसको मैंने एक जगह पर केंद्रित कर दिया है। 10-10 क्वेश्चन आपको दिए गए। ग्रेनाउड अक्रमक से तृतीयक अल्कोहल, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन। ठीक है, ये आपको बनाने हैं। तो इसके आंसर आपको एक साथ में दिया गया है। ये देखिए, आपको एक एक करके इसको अभ्यास करना है और अभ्यास के साथ साथ करके आपको सीख लेना है। आप इसको 10 के आंसर को एक एक करके आप बनाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आपको किया गया कैसे अभिक्रिया पूर्ण होगी। तो ये भी 10 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ये दिया जाता है। और ये 10 के आपके आंसर हैं। देखिए, ये एक एक करके आप इसको हल करते रहेंगे। छः, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, ये सभी का उत्तर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, ये रहा आज का ये पेपर। ये पेपर आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको जो भी पढ़ना है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको सही समय पर आपके पास पहुंचा पाएँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।